All right. Assalamu alaikum, students. वालेकुम अस्सलाम सर। आपको स्लाइड भी सही नजर आ रही है और आवाज भी ठीक आ रही है? जी सर। तो आपको कोई चीज जो समझ ना आई हो या आपका क्वेश्चन हो? एवरीथिंग इज फाइन। ऑलराइट, हमने मॉड्यूलर अरिथमेटिक लास्ट टाइम शुरू किया था और उसमें पहले हमने इंटीजर मैथ्स किया और उसमें आपको बेसिक ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स एंड देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखाई। उसको फिर हमने एक्सटेंड किया कि वही सारे काम हमने आपसे कहा कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक में भी हो सकते हैं। मॉड्यूलर अरिथमेटिक का मतलब है कि आप मॉड्यूलस इस्तेमाल कर रहे हैं, विच इज द डिवाइजर। जब आप किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो ये आपका मॉड्यूलस होता है, या आप डिवीजन कर रहे हैं, ये डिविडेंट है ए। ये मॉड एन जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं डिवाइजर। और जब हम मॉड्यूलस इस्तेमाल करते हैं तो हम क्यू को इग्नोर करते हैं, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन क्यू, हम खाली आर को देखते हैं। इसीलिए डिवीजन के कंपैरिजन में मॉड ऑपरेशन को हम ऑपरेशन कहते हैं और वो रिलेशन था, वहां दो आउटपुट्स थी या एक आउटपुट। फिर हमने ये भी देखा कि इस एक आउटपुट को हम हमेशा पॉजिटिव भी कर सकते हैं जब भी चाहें, और उसके लिए मैथमेटिकल जस्टिफिकेशन देखी कि हम अगर आर नेगेटिव आ जाता है तो उसमें आप ये जो मॉड है ऐड करो तो वो पॉजिटिव होना वैलिड है और वो मैथमेटिकली जस्टिफाइबल है। और इसको लिखने का तरीका क्या था कि अगर ए मॉड एन इज इक्वल टू आर, ये हमने मॉड अलजेब्रा की बेसिक चीज देखी। यहां उसका डिटेल्स आपको समझाई। ये फिर उसकी हमने एग्जाम्पल्स की कि किस तरह मॉड अलजेब्रा की कैलकुलेशंस नंबर्स पे की जाती हैं और उनके क्या रिजल्ट्स होते हैं। उसके बाद हमने आपको बताया कि मिनिम किसी मॉड का सेट, एक हमने आपको पहले इंटीजर का सेट बताया था z, लेकिन फिर हमने कहा कि मॉड्यूलस के लेने के बाद जो सेट के कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, वो हमने आपको बताया कि z में तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक सारे नंबर थे, लेकिन zn विच मीन्स सेट ऑफ नंबर्स जिसमें मॉड्यूलस n इस्तेमाल हो, उसका सेट बड़ा महदूद होता है, 0 से लेकर n-1 तक होता है, जो वट एवर इज द मॉड्यूलस। ये हमने मैं आपको बताया और ये एग्जाम्पल्स की है। कोई भी सेट ले, ये उसके कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि कोई भी नंबर जब आप मॉड्यूलस लेंगे n से, विच मीन्स आप डिवाइड कर रहे हैं बाय n उसको, तो रिमाइंडर आपका हमेशा n से कम होगा। तो ये एक्चुअली ये रिमाइंडर्स का सेट है, तो विच इज राइट। फिर हमने कहा कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, और हमने डिफरेंशिएट किया कि एक चीज होती थी इक्वल, जो हम इंटीजर मैथ्स में करते थे, लेकिन मॉड अलजेब्रा में बिकॉज ऑफ टेकिंग मॉड्यूलस देयर आर मैनी नंबर्स जो मॉड वाइज इक्वलेंट होते हैं। अगरचे वो एब्सोल्युटली बराबर नहीं होते, मगर मॉड वाइज वो इक्वलेंट होते हैं। ऐसे नंबरों को हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं, इक्वल की बजाय कॉन्ग्रुएंट। 2 और 12 हमारे इंटीजर मैथ्स में तो बिल्कुल डिफरेंट नंबर है, मगर अगर हम इसका मॉड 10 लें तो ये दोनों का रिजल्ट एक ही आता है, 22 -8। इन सब नंबरों को अगर मॉड 10 लें तो विल गेट द सेम रिजल्ट विच इज 2। तो हम कहते हैं ये सारे नंबर आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इसके पिक्टोरियल भी हमने सिखाया। फिर हमने हर कॉन्ग्रुएंस वाइज जीरो के
1 के 2 के कॉन्ग्रुएंस क्या, सेट क्या होते हैं वो भी दिखाए। फिर हमने आपको सिखाया कि मॉड अलजेब्रा में, इंटीजर अलजेब्रा में आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई सिखाया था। हमने कहा मॉड अलजेब्रा में जब प्लस माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो बताया कि आप जब मॉड अलजेब्रा में नंबरों को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिजल्ट, क्योंकि मॉड एन हो रहा है, तो आपका रिजल्ट हमेशा जेड एन में ही रहेगा। तो आपके सारे तीनों ऑपरेशन दे आर क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन ऑफ मॉड एन। ठीक है, यानी रिजल्ट उसी सेट में आएगा, हमेशा जेड एन के अंदर ही रहेगा अगर आप ये सारी कैलकुलेशन किसी भी नंबरों पे करो। ये इसका सूल। फिर हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीखी कि यार ये तो उसके एग्जाम्पल हैं, ऑपरेशंस के एग्जाम्पल हैं। फिर हमने प्रॉपर्टीज सीखी कि यही ऑपरेशंस जो हमने करने थे, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, क्या ये अल्टरनेट बेटर ऑप्शन है। तो हमने बताया कि यार इन्हें ऐड करने के बाद मॉड लेना या इनमें से हर एक का मॉड लेकर ऐड करना, रिजल्ट सेम रहता है। अगर आपको कन्वीनियंट है तो इस प्रॉपर्टी को यूज करें। ये डायग्रामेटिकली इसी बात को शो किया है। इसका एक मेजर बेनिफिट यहां भी है, यहां भी है वैसे, लेकिन सबसे मेजर बेनिफिट इस प्रॉपर्टी में है कि अगर नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो आप उनको पहले अलग अलग मॉड ले लें और फिर इन्हें मल्टीप्लाई करें और उसके बाद फिर मॉड ले सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हमने यूज किया कि अगर हमें किसी नंबर की पावर लेनी है विद मॉड, तो अब हम अपने काम को बहुत आसान कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने x, ये कि अगर आपने कैलकुलेट करना है ये एक x 10 या किसी नंबर के n, 10 के n पावर का मॉड लेना है, तो ये कैलकुलेशन 10 का n कैन बी ए वेरी बिग नंबर और दिस कैलकुलेशन कैन बी वेरी ह्यूज। लेकिन अगर आप यहाँ प्रॉपर्टी यूज करें कि 10 इंटू 10 इंटू 10 n टाइम्स है और हर एक दफा मॉड x आप उसका लेते हो, तो ये चीज, ये पावर वाली चीज इस तरह ट्रांसलेट हो सकती है कि 10n मॉड x को आप 10 मॉड x n लिख सकते हो मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी की वजह से। और अगर आप ये लिखते हैं तो आपका कैलकुलेशन का हालात बहुत बेहतर हो जाते हैं, क्योंकि अगर यहाँ फर्ज करें x जो है वो 3 है, तो 10 मॉड 3 इज 1 और 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 आ जाएगा। तो आप प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं इस तरीके से। इसका एक मैंने मेन इस्तेमाल बताया कि हमारे बहुत से इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम लाइक आरएसए एल्गोरिदम जो आप बाद में सीखेंगे, वो बेसिकली ये है कि एक प्लेन टेक्स्ट का नंबर है, उसका एक की ई आप उसकी पावर लेते हैं, ये नंबर दोनों काफी बड़े हैं, और उसका मॉड एन लेते हैं जो उसकी की बनाने में जो मॉड्यूलस इस्तेमाल हुआ है वो लेते हैं। ये कैलकुलेशन अगर आप कंप्यूटर पे करें तो p ए ह्यूज नंबर विथ वेरी बिग पावर, ये कैलकुलेशन विल बी सो बिग कि आपके कंप्यूटर की साइज ऑफ रजिस्टर से मच बियॉन्ड होगा और ये आपको एरर दे देगा कि आई कैन नॉट सॉल्व इट, इज टू बिग। लेकिन इसी को अगर आप इस तरीके से करें तो आप कहेंगे p मॉड n को e टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। तो n इज नॉट, आपका हमेशा कैलकुलेशन p मॉड n की रेंज में रहेंगे। जहां 10 मॉड x का आंसर अगर 1 था तो आप 1 को एक रिजल्ट बना, उसको फिर आप 10 मॉड x से मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट 1 से करोगे, आपका रिजल्ट कभी भी n से बड़ा एक टाइम में मल्टीप्लाई करते वक्त नहीं होगा। तो कैलकुलेट करते वक्त नंबरों का बहुत बड़ा होना कंप्यूटर को ऑब्जेक्शनेबल होता है। तो आप अब कैलकुलेशन के वक्त हमेशा स्मॉल नंबर्स पे काम करोगे और फाइनल रिजल्ट पे पहुंच जाओगे। ये इसका फायदा है। दूसरा फायदा जैसे मैंने दिखाया
कि कई ट्रिक्स या इंटेलिजेंट तरीके से हम ऐसी बड़ी कैलकुलेशंस जो डायरेक्टली हमने वहां तो देखा ना कि 10 मॉड 3 से 1 कर लिया, लेकिन जब 10 मॉड 3 से 1 ना होता हो और कुछ और तरह के नंबर हो, तो आप इनको अल्टरनेट तरीके से ग्रुप करो और या पेयर ऑफ नंबर स्मॉल रिजल्ट दे दे या 3 नंबर का मल्टीपल स्मॉल रिजल्ट दे दे, तब भी आप सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इससे ये हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी शो की कि डिवाइडिंग बाय 3 किसी नंबर का इज सेम एज डिवाइडिंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 3। ये हम अक्सर 3 के साथ इंटीजर मैथ्स में भी इस चीज को करते थे, वो हमने यहाँ मैथमेटिकली मॉड अलजेब्रा में प्रूव की। इसके बाद हमने कहा कि यार जिस तरह हम उस लाइंस पे कि जिस तरह हम इंटीजर मैथ में हमारा एक कॉन्सेप्ट हमेशा रहा है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, वो हमने अभी कवर कर, पहले इंटीजर मैथ्स में हम आपको बताएंगे कि आप वहां क्या कहते थे जब हम एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालते थे। पहले हम इंटीजर मैथ्स में देखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि यार मॉड अलजेब्रा में एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ये अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। पहले एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन इंटीजर अलजेब्रा, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि मॉड में बी ए न्यू थिंग फॉर यू और आप कहें कि यार ये तो कोई बहुत अजीब चीज है, इसलिए हम पहले स्टार्ट करेंगे वो जो आपको फेमिलियर है। इंटीजर अलजेब्रा आपको फेमिलियर है और वो आप कहते हो कि मुझे आता है, तो हम पहले उधर से बात शुरू करेंगे, फिर इधर उसको कनेक्ट करेंगे। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? What does additive inverse mean in integer algebra, जो आपने कॉलेज अलजेब्रा में किया है? आज जब हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स तो हमारी क्या मुराद होती है? बताइए, एनी वन ऑफ यू। सर अगर प्लस हो तो माइनस कर देते हैं, माइनस हो तो प्लस कर देते हैं। ओके, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये आपने बताया कि ठीक है, ये करते हैं कि अगर 13 है एक नंबर इंटीजर में, तो इसका एडिटिव इनवर्स का मतलब है -13। दैट विल बी एडिटिव इनवर्स। अगर नंबर अगर नंबर अगर नंबर -7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स +7। वेरी गुड। अगर नंबर ए है तो उसका एडिटिव इनवर्स -A। वेरी गुड, वेरी सिंपल। अब हम इसी बात को थोड़ा सा फॉर्मलाइज तरीके से बताते हैं वहां पर, कि हम कहते हैं किसी चीज का एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर है, अब जो ये है एक ऐसा नंबर है कि जिसको अगर हम ऐड करें तो रिजल्ट 0 आता है। यानी अब हम एक डेफिनेशन के तौर पे इसको देख रहे हैं कि एडिटिव इनवर्स इज सच अ नंबर जिसको अगर हम ओरिजिनल नंबर में ऐड करें तो उन्हें ऐड करने से जो रिजल्ट आएगा वो 0 आएगा हमेशा। इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0, तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। ये एडिटिव नंबर एक ऐसा नंबर है। ये 0 जो हमेशा आता है एडिटिव इनवर्स को ऐड करने से, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब हमारे एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या हुई कि एडिटिव इनवर्स इज ए नंबर कि अगर हम उसको ऐड करें तो हमारा रिजल्ट एडिटिव आइडेंटिटी होता है। अब ये यहाँ नंबरों में जो बात है उसी को हम एज ए रूल या फॉर्मलाइज कर रहे हैं ताकि हम ये रूल बना लें, फिर हम इसको अपने कहीं पर भी यूज कर लें, इस रूल को मॉड अलजेब्रा में भी इस रूल को इस्तेमाल कर लें। ठीक है, तो ये डेफिनेशन, एडिटिव इनवर्स इज ए नंबर व्हेन एडेड टू दैट ओरिजिनल नंबर इट्स रिजल्ट इज एन एडिटिव आइडेंटिटी जो इंटीजर अलजेब्रा में 0 है, तो रिजल्ट इज ए 0। अब इसको मॉड अलजेब्रा में करें। मॉड अलजेब्रा में हमें थोड़ी सी
तकलीफ होगी, मगर रूल यही रहेगा। मैं कहता हूं 13 mod 20। अब मैं आ गया मॉड अलजेब्रा में। मैंने कहा ये सीख लिया है, मुझे एडिटिव इनवर्स का पता चल गया है। मैंने कहा अच्छा यार, मॉड अलजेब्रा में एडिटिव इनवर्स बताना है मैंने, तो मैं कहता हूँ 13। मैंने आपको दिया मॉड अलजेब्रा, आपने कहा मैंने मॉड अलजेब्रा तो सीख लिया है। मैंने कहा अच्छा चले, आप फिर 13 मॉड 20 का एडिटिव इनवर्स बताइए। मॉड 20, अब मॉड अलजेब्रा में चले गए, 13 मॉड 20 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स इसका क्या होगा? ये सवाल दे दिया मैंने आपको, बताएं। 13 मॉड 20 का एडिटिव इनवर्स इस रूल के तहत जो अभी हमने सीखा है इंटीजर के बारे में, क्या होना चाहिए? जी, एनीबॉडी? ओके, अब हम ये रूल उधर लगाते हैं। हमारा रूल ये था कि एडिटिव इनवर्स एक ऐसी चीज होती है जिसको अगर ओरिजिनल नंबर में ऐड करें तो रिजल्ट 0 है। ये हमारा रूल है। हम इसी रूल को उधर अप्लाई कर देते हैं कि इस 13 मॉड 20 में कोई ऐसा नंबर ऐड करें, 13 मॉड 20 में कोई ऐसा नंबर ऐड करें समथिंग वी शुड ऐड, जिसको जब ऐड करें तो हमारा रिजल्ट जो आए वो आए 0, 0 मॉड 20। लेट्स, अब मॉड अलजेब्रा चल रहा है तो 0 मॉड 20 है। ये उसी असूल को हमने फॉलो किया है इंटीजर वाला, कि इंटीजर में एडिटिव इनवर्स क्या है आप ही ने बताया। इट्स सच अ नंबर जिसको जब ऐड किया जाता है ओरिजिनल नंबर में तो रिजल्ट 0 आना चाहिए। वहां पर हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम कह रहे 13 है तो -13। अब मॉडल जबरा के हिसाब से देखें, कैन यू टेल मी ए नंबर जिसको मैं इसमें ऐड करूं तो रिजल्ट 0 आ जाए? कैन एनीबॉडी नाउ? इस शक्ल में मैंने लिख दिया, बताएंगे कोई नंबर जिसको? सर 13 और 20 के साथ मॉडुलस ले लेंगे, जो नंबर आएगा उसका एडिटिव इनवर्स ले लेंगे। बताइए। तो ये क्वेश्चन मार्क जहां मैंने डाला हुआ है, ये क्या नंबर होना चाहिए यहाँ? ऐसा नंबर कि जब माइनस हाँ, -7। -7 सर। अच्छा, ओके, दिलचस्प बात। अच्छा, या 1 सर। -7 को ट्राई करते हैं। 13 -7 मॉड 20 क्या होगा बताएं? मॉड 20 आंसर क्या आएगा? 6 मॉड 20 आएगा। तो ये तो 6, इसका आंसर तो 6 हो गया। अगर हमने कहा -7 इज द इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, तो इसका आंसर तो हमारा आ गया 6। ये तो एक्सेप्टेबल नहीं, हमें तो आंसर चाहिए 0। ये नहीं कामयाब हुआ। मैं कहता हूं +7। +7, जबरदस्त। अब उसको ट्राई कर लेते यहां 13 के साथ। 13 +7, ये जो आप सेकंड प्रपोजल है, मॉड 20। 13 +7 इज 20, ए मॉड 20। 13 +7 इज 20। 20 मॉड 20 इज 0। कोई भी नंबर को अगर उसी नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 होता है। 20 मॉड 20 इज 0 मॉड 20 इज इक्वल टू 0, 0 मॉड 20। मॉड अलजेब्रा है तो मॉड साथ लिखते रहते हैं, तो इट इज 0 अंडर मॉड 20। तो 13 का एडिटिव इनवर्स 7 है। ओके, अब आप कोई और नंबर ले लें। 7 का
एडिटिव इनवर्स अंडर मॉड 10 बताइए। मॉड 10 का अलजेब्रा आप कर रहे हैं, मॉड 10, और आपको मैंने कहा 7, इसका एडिटिव इनवर्स बताएं। +3 +3, 7 मॉड 7 +3 को अगर आप मॉड 10 लेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा। तो ये इसका एडिटिव इनवर्स है। अच्छा, अब कोई जनरलाइज तरीका कि अब ये तो हमने एग्जांपल्स कर ली और सही है, मैं कहता हूँ कोई जनरल इसका फार्मूला बता सकते हो कि हमेशा एडिटिव इनवर्स क्या होगा? कि अगर मेरा ये नंबर a है, जैसे हमने यहां पे कहा था ना a, तो a का हमने कह दिया था माइनस है, तो मैं कह रहा हूं अगर आपका नंबर a है और आप मॉड्यूलस ले रहे हो n से, मॉड n कर रहे हो, अगर आपका मॉड अलजेब्रा n पर है, मॉड n कहना या हम कहते हैं zn के मैथ्स में काम करना, ये एक ही चीज है, ये n मॉड को शो करता है। तो zn के सेट में या मॉड n की कैलकुलेशन में अगर आपका एक नंबर a है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एज ए जनरल रूल क्या होगा? n माइनस ए, n माइनस ए, ये होगा, ये एडिटिव इनवर्स होगा। क्योंकि जब आप इन्हें ऐड करोगे अब तो a और माइनस ए 0 हो जाएगा और n रह जाएगा, तो n मॉड n इज 0, सही है। तो एडिटिव इनवर्स विल बी n minus 1 where n is the modulus, a is that number। ये बात देखें यहां भी यही हो रहा है, आपका मॉड्यूलस 10 था, ये नंबर था, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? n माइनस ए, n माइनस ए। मॉड्यूलस में से पहला नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो दूसरा नंबर जो आएगा वो होगा, क्योंकि वो दूसरा नंबर मिला के इसने n के बराबर हो जाना है। तो ये 3 इज n माइनस ए, यहां पर भी ये 7 इज n माइनस ए, ये a था, ये n है, n इज ये 20 है, यहाँ ये 20, तो ये 7 इज n माइनस ए, इनको ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट 0 आ जाता है। ठीक हो गया? तो एडिटिव इनवर्स इज n माइनस ए इन मॉड अलजेब्रा। ओके, ऑलराइट, ये बात समझ आ गई? हाँ बोले। यस सर, आ गई। अच्छा, अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे आ जाते हैं। पहले इंटीजर में करते हैं। इंटीजर में 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 13 का 1/13 है सर। 1/13 लिखा हुआ है, ठीक है। और 1/13 को आप 13 पावर -1 भी लिखते हो, तो 13 पावर -1 या 1/13 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब इसको भी हम एज ए फॉर्मलाइज करते हैं यहां। वो क्या है कि अगर इस नंबर को अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करें, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, इसे वहां एडिटिव इनवर्स था तो ऐड किया था, यहाँ पे अगर इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 1 आता है हमेशा। अगर ये -7 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-7 होगा, आंसर 1। अगर ये a है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होगा, आंसर 1। तो जिस तरह हमने एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन की थी, वही मल्टीप्लिकेटिव की उसी लाइंस पे एक डेफिनेशन बना लेते हैं, और वो क्या है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का एक ऐसा नंबर होता है कि जिसको जब उससे मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट हमेशा 1 आता है। इसके अंदर हमेशा रिजल्ट 0 आता था, इसमें रिजल्ट हमेशा 1 आता है। अब ये 1 क्या चीज है? जिस तरह वो एडिटिव आइडेंटिटी थी, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1। तो अब हम कहेंगे इंटीजर मैथ्स में जो हम पहले से जानते हैं, उसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि वो एक ऐसा नंबर है
कि जिसको उस ओरिजिनल नंबर से जब मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी विच इज 1. ओके, यू एग्री विद दैट? क्यों भाई? यस सर. अच्छा, अब हम इसी लाइंस पर मॉड अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं. अगेन अवर सेम एग्जाम्पल कि अगर नंबर 13 है और मॉड 20 है तो 13 मॉड 20 का मॉड 20 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ. इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएं. इस डेफिनेशन जो हमने अभी इंटीजर में सीखी है, इस असूल के तहत डेफिनेशन क्या है? आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है इस मॉड अलजेब्रा में कि जिसको जब 13 से हम मल्टीप्लाई करें तो मॉड अलजेब्रा में उसका आंसर 1 आए, जो कि मल्टीप्लिकेटिव सर आइडेंटिटी. इधर हम +8 कर देंगे. अच्छा, पहली n बात + प्लस. 1 n अब हमें + 8. प्लस, अब हमें प्लस नहीं करना. हम कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इनवर्स की डेफिनेशन ये है कि हम उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. यहां हमने सारे केसेस में मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो हम कहते हैं वो उस नंबर से मल्टीप्लाई करो ऐसे कि नंबर 1 आए आंसर. तो यहाँ मल्टीप्लाई ऐड से काम नहीं, हमारा नहीं चलेगा. वहां ऐड था, यहाँ मल्टीप्लाई. यू हैव टू फाइंड ए नंबर जिससे अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 1 बन जाए. ये ढूंढना है, ऐड नहीं. तो बताए. तो देखें, मैं आपको पहले आंसर बता रहा हूं, फिर ये बताएंगे कि उस आंसर तक हम प्रोसीजर के तहत कैसे पहुंचेंगे. इत्तफाक से ये जरूरी नहीं था कि ये ऐसा होता. ये हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते. इट इज ए कोइंसिडेंस कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी 7 है. ये इत्तफाक है, ये हमेशा एक नहीं होता, डिफरेंट होते हैं. 7 है, मगर 7 मल्टीप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप क्या कहोगे कि 13 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 है तो मल्टीप्लाई इट विथ 7 एंड टेक द मॉड. टेक द मॉड, मॉड 20, जो हमारा मॉड इस केस में 20 है. मॉड 20 और कैलकुलेट इट. देखो आंसर क्या आया. करें, आप कैलकुलेट करें और मुझे बताएं इसका आंसर क्या है. 13 मल्टीप्लाइड बाई 7 मॉड 20. कैलकुलेट एंड गिव मी द आंसर. क्योंकि आप हमने मॉड तो कैलकुलेट करना सीखा हुआ है, पीछे सीख चुके हैं हम. बताइए इसका आंसर. ओके, पहले मैं ये इसको, इस सवाल को मॉड 10 के लिए सॉल्व कर देता हूँ. वो ज़्यादा सिंपल है, फिर मॉड 20 का भी हम फाइंड कर लेंगे. लेट्स से 13 मॉड 10 और हम ये मालूम कर रहे हैं और मैंने कहा कि 13 7 मॉड 10 है. चले अब सॉल्व कर लें. अब तो ये बिल्कुल स्ट्रेट हो गया. चलिए, नॉर्मल मॉड अलजेब्रा 7 और 13 को मल्टीप्लाई करें 91. मैंने इसको भी सिंपल कर दिया. 91 मॉड 10. इस मॉड को कैलकुलेट करें. मॉड को कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि 91 मॉड 10 10 9 90
और रिमाइंडर 1, रिमाइंडर इज 1। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1 mod 10, 1 mod 10। तो अंडर mod 10 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 7 अंडर mod 10, क्योंकि जब 13 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें रिजल्ट 1 मिलता है। ओके, 20 के तहत रिजल्ट हमें 1 नहीं मिला, तो आपको सारी वैल्यूज असल में ट्राई करनी होती हैं। यू हैव टू फाइंड ए नंबर जो आपको 1 दे। तरीका क्या होता है कि अगर आपने फर्ज करें 13 के अगेंस्ट mod 10 में इनवर्स ढूंढना है, तो इसका ब्रूट फोर्स तरीका क्या होगा? 10 के अंदर जो mod 10 के अंदर जितने भी नंबर हैं आप बारी बारी ट्राई करें। पहले 13 के साथ 1 को ट्राई करें, कैलकुलेट करें, आंसर 1 आया नहीं। फिर आप 13 के साथ 2 को ट्राई करें, mod 10 करें, आंसर 1 आया नहीं। 3 को ट्राई, 4 को, 5 को, 6 को, 7। जब 7 ट्राई किया और आपने कैलकुलेट किया तो आपका आंसर 1 आया, आपने कहा ओके 7 इज द मल्टीप्लिकेटिव। तो इसका मेथड इटरेटिव है कि आपको बारी बारी इस सेट के Zn सेट या mod 10 के सेट के तमाम नंबरों को बारी बारी ट्राई करना होता है और कैलकुलेट करके देखना होता है कि क्या आंसर 1 आ रहा है या नहीं। ये इसका ब्रूट फोर्स मेथड है। हम आपको बाद में इसके और मेथड भी बताएंगे जो बड़े डायरेक्ट हैं, मगर डेफिनेशन के तहत दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। ओके, तो अब हमने एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटीजर में भी देख लिया और एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मॉड में भी देख लिया। ओके, ऑलराइट, चलिए अब हम रेडी हैं। ये इंटीजर के एग्जांपल हमारी हो गई। मैं इसके लिए दोबारा हम चले जाते हैं मॉड। हाँ, ये ओके। अब इंटीजर में हमने ये देखा, ये अब समराइज कर रहे हैं हमने जो सीखा है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो हमने सीख लिया। ए का एडिटिव इनवर्स एक ऐसा नंबर होगा जिसका रिजल्ट 0 आए। ए का एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है, इसका रिजल्ट 0 होता है, इसलिए माइनस ए इज द एडिटिव इन जेड इंटीजर में। मल्टीप्लिकेटिव में ए का एक ऐसा नंबर जिससे मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए। इसके केस में 1/a जिससे कि 1 आता है, और ये ऐसे दो हैं कि इनको मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट 1 आता है इन z। तो ये इसके इंटीजर के एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। उनकी डेफिनेशंस आ गई जो मैंने बनाई थी। अब आपने यही काम मॉड्यूलर अरिथमेटिक में कहा कि मॉड्यूलर अरिथमेटिक में आपका जो सेट है n मॉड्यूलस में वो zn सेट है। तो आप कहते हैं इन zn ईच, अच्छा अब इसके अंदर हम देखेंगे zn में हर ऑलराइट। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे इसके तमाम एडिटिव इनवर्स बताएं, ये कि मैं Z10 का सेट है मेरा। Z10 का आप मायने समझते हैं अब कि अंडर मॉड 10 n इज इक्वल टू 10 सेट क्या है? दिस सेट इज Z10 सेट इज 0 1 2 3 4। ये Z10 का सेट है। मैं ये कहता हूं कि इसके लेट्स से ट्राई टू फाइंड आउट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच नंबर। इस सेट के ईच नंबर का करो। पहले मैं कहता हूं 0 का एडिटिव इनवर्स मुझे मालूम करना है कि क्या होगा। 0 by the root of n minus a, 10 minus 0, 10 minus 0 is 10, again 0। तो 0 का एडिटिव इनवर्स इज 0। ये एडिटिव इनवर्स मैं लिख रहा हूं नीचे हर एक का। ओके, 1 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 10 minus 1 9। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 8। ठीक। 3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? 7।
4 का 6, 5 का, फिर 9 का क्या होगा 1, क्योंकि 9 का 1 करें 10 हो जाएगा, 10 mod 10 इज 0। तो हम देख रहे हैं कि इस केस में अगर आपका एक सेट है Zn, तो आप हर उसके अंदर जो नंबर है उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय कैलकुलेटिंग n-a, और हर नंबर का एडिटिव इनवर्स हमें मिल गया, वेरी कंप्लीट। अब देखें क्या ये बात मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए भी ट्रू है। इस केस में तो ये सेट पेयर में हमने लिखे हैं एडिटिव इनवर्सेस, हमने कहा 0 का 0, 1 का 9, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 6, और फिर आगे 5 का 5, और फिर ये रिपीट होंगे 6 का 4, ये वाला, ये बस ऑर्डर बदल गया, मगर 6 का 4, 7 का 3, 8 का 2, और ये सारों के एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। ओके, चलें जी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम ये कह रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मे और मे नॉट एग्जिस्ट। कुछ नंबरों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं और कुछ के नहीं कर सकते। वहां पर ये नहीं है, एडिटिव में हर नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है और हम फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हर नंबर का नहीं होता, कुछ के होते हैं और कुछ के नहीं होते। तो हमें वी शुड नो अबाउट इट एंड वी शुड फाइंड आउट किन नंबरों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, और वो अगर हैं तो वो क्या है, ये अब हमें सीखना है। वो हमने असूल अगर सीख लिया है तो अब हमारे लिए कोई मसला नहीं है। और वो क्या है कि अगर हमारा सेट जो हम जिसको डील कर रहे हैं वो है, अगर लेट से वो 10 ही का लेते हैं हम, ये अभी दूसरा सेट नहीं लेते हम, उसी जो पीछे हमने देखा एडिटिव इनवर्स में हमारा Z10 का सेट था, तो हमने देखा कि हर एलिमेंट का एक एडिटिव इनवर्स वहां मालूम हो गया। Z10 के सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5 till 9, ये होता है Z10। इसके जब हमने एडिटिव इनवर्स देखे तो हमने देखा हर एक का था, पेयर बन गए और हर एक का एडिटिव इनवर्स था। अब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स देखते हैं, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कैन यू फाइंड? नो, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो होगा ही नहीं, क्योंकि 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें इस सेट में और मॉड 10 है, तो 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 ही हो जाएगा। तो किसी भी 0 का जब आप मॉड 10 लेंगे तो वो 1 नहीं हो सकता। तो 0 का तो कभी भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए 1 का बताएं, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कोई बताएगा? बताइए, इस सेट में कोई नंबर बताए जिसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो मॉड लें तो आंसर 1 आएगा, है? तो भाई सबसे पहले आप इस सेट में 0 ट्राई करोगे, सॉरी फेल, 0 से काम नहीं चला, फिर इसको अपने आप से ट्राई करोगे 1 into 1, आंसर इज 1, उसका मॉड 10 लें फिर 1 रहेगा। तो यस, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और वो 1 है। ओके, अब मुझे कोई 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताएगा? सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, ओके, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा ये सेट है Z10 जैसे पहले था, ये उसके एलिमेंट्स हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसके हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करूं। पहले मैंने 0 का बता दिया कि 0 का तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो ही नहीं सकता, क्योंकि रिजल्ट इज ऑलवेज 0, तो उसको तो आप कभी रिमाइंडर 1 नहीं आएगा। 1 का मैंने इन नंबरों को ट्राई किया तो 1 का पहला तो यही आ गया कि अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो मॉड 10 लें तो आंसर 1 आएगा। तो ये 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 हो गया, यहां तक हम आ गए। अब मैं कह रहे हैं 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप बताइए। सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मतलब माइक, शायद माइक का इशू है आपका। अच्छा, लेट मी रिकनेक्ट, क्या करें? अच्छा, नीचे तो मुझे एरर ही दे रहा। सबको और एवरीबॉडी इज गेटिंग प्रॉब्लम विद दिस, विद माय वॉइस? जी सर। जी सर। अच्छा, मैं इसको फिर यस सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। मैं रीलॉन्च कर देता हूँ, मैं रीलॉन्च करता हूँ, आप रहें, मैं इसको रीलॉन्च कर देता हूँ। ओके, ये तो मेरा हो गया, ये ऑलराइट, ये इसको कन्वर्शन
स्टॉप कर देते हैं ये। ओके, हाँ आप बताइए, अब आपको मेरी आवाज सही आ रही है? जी सर, अब वॉइस क्लियर है। ओके, और स्लाइड भी आप देख सकते हैं? जी सर। और तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, मैंने आपको एक एग्जाम्पल एडिटिव इन्वर्सिस की Z10 के सेट पे सॉल्व करके दिखाई पीछे। अब मैंने कहा कि वही Z10 का सेट है और इसके ये एलिमेंट्स हैं 0 से 9, और अब मैं कह रहा हूं इसके अंदर जो हर एक का एडिटिव इन्वर्स मुझे बताइए, वो सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए। और मैंने कहा 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं हो सकता, क्योंकि 0 को किसी भी मैं नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा आंसर 0 होगा, नहीं तो 1 रिमाइंडर नहीं हो सकता, रिजेक्ट। आई कैन नॉट एवर फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0 है, तो मैंने उसको रिजेक्ट कर। फिर मैंने कहा मुझे 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स चाहिए। मैंने ट्राई किए नंबर, तो मैंने देखा 1 का अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो आता है वो 1 है, और उसका मैं मॉड 10 लूंगा तो 1 है, तो 1 का जो है वो 1 हो गया। अब मैं आपसे कह रहा था कि आप मुझे 2 का एडिटिव इन्वर्स बताइए। ढूंढने का तरीका क्या है? 2 को सारे नंबरों से आपने ट्राई करके देखना है कि क्या मल्टीप्लाई करने के बाद आपका मॉड का आंसर 1 आएगा। तो आप 2 को 0 से ट्राई करें, 0 से तो आपने पहले ही कह दिया नहीं। 2 को 1 से ट्राई करें, 2 मॉड 10, नो इट्स नॉट 1। 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 भी ट्राई कर लें, 2 इंटू 2 नहीं, 2 इंटू 3 नो, 2 इंटू 4 नो, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, 2 इंटू 7, 2, इस तरह आप सारे ट्राई करें, आप देखेंगे ऑल ऑफ देम विल फेल। कोई भी नंबर 2 के अगेंस्ट ऐसा इस सेट में नहीं है जिससे आप अगर मल्टीप्लाई करें और मॉड 10 लें तो आंसर 1 आ जाए। इसलिए 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, कैंसिल। मैं इसको यहां 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। मैंने ट्राई किए, फेल हो। अब मैं कहता हूं 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप ढूंढें इस सेट में, ढूंढिए, बताइए मुझे। चले, हिंट ये है कि एग्जिस्ट करता है, ये हिंट है। आप मुझे बताइए व्हाट इज दैट नंबर इन दिस सेट कि जिससे आप 3 को मल्टीप्लाई करें तो आपको
मॉड लेने पर आंसर 1 आएगा। बताइए। हाँ जी बताएं। बताएं क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? नहीं, 3 को ट्राई करें बाकी नंबरों से और फाइंड आउट करें, मुझे बताइए। थ्री को 1 से ट्राई करें, 3 मॉड 10, 3 रहेगा, नहीं होगा। 3 को 2 से करें, 6 मॉड 10, नहीं होगा। 3 को 3 से करें, 9 मॉड 10, नो। 3 को 4 से ट्राई करें, 12 मॉड 10, नो। 3 को 5 से ट्राई करें, 15 मॉड 10, नो। 3 को 6 से ट्राई करें, 18 मॉड 10, नो। 3 को 7 से ट्राई करें, 21 मॉड 10, यस। आंसर इज यस, 7 will give us the multiplicative। तो 3 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर जो आता है वो आता है 21 मॉड 10 विच इज 1। तो मैं कहूंगा 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 है। इसी तरह फिर 4 का, 5 का, 6 के ट्राई करेंगे, ये आप ट्राई करना फेल हो जाएंगे। 7 का नेचुरली 7 इंटू 3 21 होगा, तो 7 का जो है वो 3 होगा। 8 का भी ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा। 9 का इटसेल्फ 9 इंटू 9 इज 81, उसका मॉड 10 लेंगे तो 1 आएगा, तो 9 का 9। तो आपके इस Z10 के सेट में मैं देख रहा हूं कि आपके नंबर 1 का एडिटिव वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है विच इज 1, 1 का 1 है। अच्छा जी, 2 उसके बाद 3 का एग्जिस्ट करता है विच इज 7, तो 3 7 ये। उसके बाद मैंने देखा 7 का एग्जिस्ट करता है विच इज 7 इंटू 3, तो 3। फिर उसके बाद 9 का एग्जिस्ट करता है, 9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है विच इज 9 इंटू 9 81 से आ जाता है। तो इसके अंदर मैं देख रहा हूं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ 4 नंबरों के एग्जिस्ट करते हैं, सारे नंबरों के मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट नहीं करते, और वो ये हैं 4 पेयर। जबकि मैंने पीछे देखा एडिटिव के केस में इसी Z10 में हर नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता था, और वो मैंने सारे पेयर फिर यहां लिखे, ये हर नंबर का है। ये फर्क है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मॉड अलजेब्रा में। ओके, ठीक हो गया ये मल्टीप्लिकेटिव यस इनवर्स। सर। अच्छा, अब इसमें अब मुझे ख्याल आ रहा है कि यार बहुत सारा वेस्टफुल काम मैंने किया कि मैं कुछ नंबर जिनके नहीं भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थे उनको भी मैं ट्राई करता रहा पूरे सेट से बारी बारी कि शायद मिल जाए। बड़ा टाइम मैंने उसमें खर्च किया। तो आई विल ट्राई टू बी क्लेवर। क्या मैं कोई ऐसा तरीका निकालूं कि पहले मैं इसमें से कम वो नंबर तो अलहदा करूं कि जिनके एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि अब फैसला ये है कि कुछ के एग्जिस्ट करते हैं और कुछ के नहीं। वाई वेस्ट टाइम ऑन दोज नंबर जिनके एग्जिस्ट नहीं करते? पहले मैं वो नंबर लिस्ट कर लूं जिनके एग्जिस्ट करते हैं, वो ये है। अगर मैं ये कहूं कि यार इस सेट में 1 3 7 और 9 के सिर्फ एग्जिस्ट करते हैं, अब मेरा काम बहुत कम हो गया। कम क्या हो गया? अब मुझे सिर्फ ये इन नंबरों को ट्राई करना है और इन्हीं नंबरों में आंसर होना है, पूरा सेट ट्राई नहीं करने की जरूरत।
1 को मैं खाली 1, 3, 7 और 9 से ट्राई करूंगा। नेचुरली 1 को 1 से ट्राई किया तो आंसर मिल गया। 3 को मैंने 1 से, 7 से और 9 से ट्राई करना, तो 3 को 7 से ट्राई किया तो आंसर मिल गया। 7 को भी मुझे इन 4 नंबरों से ट्राई करना है तो 3, 9 को भी मुझे इन 4 नंबरों से ट्राई करना, तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा अगर किसी तरह मैं ये वाला सेट के यार इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये मैं पहले फैसला कर लूं, तो मेरा प्रॉब्लम इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन 10 नंबर्स अगेंस्ट 10 एवरी टाइम, मैं 4 नंबर्स अगेंस्ट 4 ट्राई कर रहा हूं। इसके लिए हमने जो पहले यूक्लिडियन एल्गोरिथम सीखा था वो काम हमारे आएगा कि अगर ये जो नंबर n और a है, zn के सेट में हम a का मालूम करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो पहला स्टेप यह है कि आप n और a का जीसीडी देखें। जीसीडी अगर 1 है, जिस जिस a का n से जीसीडी 1 है, उन सारे नंबरों के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो मैं इस सेट में देखूंगा कि ऐसे तमाम नंबर जो इस 10 से रिलेटिव प्राइम है, असल में जीसीडी 1 होने का मतलब है वो नंबर इसके रिलेटिव प्राइम है, तो मैं अगर उन्हें पहले लिस्ट कर लूं तो मेरा प्रॉब्लम स्मॉल हो जाता है। तो मैं इस 10 के रिलेटिव प्राइम इसमें देखता हूं। 10 में 0 तो आउट है, एनीवे 1 और 10 यस रिलेटिव प्राइम है तो 1। 2 और 10 में देयर इज अ कॉमन फैक्टर, 2 इज कॉमन, तो ये रिलेटिव प्राइम नहीं है, कैंसिल्ड। 3 और 10 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो 3 रिलेटिव प्राइम। 4 में 4 में और 10 में कॉमन फैक्टर है, नो। 5 में और 10 में कॉमन फैक्टर है, नो। 6 में 10 में कॉमन फैक्टर है, नो। 7 और 10 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, यस 7। और फिर 8 में कॉमन फैक्टर है, नो। 9 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। मैंने एक गो में ये सेट ढूंढ लिया जिसमें सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अब मैं इसी पे सिर्फ काम करूंगा और ये पेयर मालूम कर लूंगा। तो मैंने अपने काम को ये जीसीडी वाले रूल से या रिलेटिव प्राइम वाले रूल से बहुत आसान कर लिया। ये एक ट्रिक या टेक्निक मैंने इस्तेमाल करके इस तरीके से रिलेटिव प्राइम फाइंड करने के तरीके को आसान कर लिया। अब एग्जाम्पल्स, अच्छा ये अब आप प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ आपको क्विक बता देता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 इन Z10। ये Z10 का सेट है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8 मालूम करना है, ये अभी हम कर चुके हैं। क्योंकि 8 और 10 में कॉमन फैक्टर है, इसलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बस ये हमने देखा और रिजेक्ट कर दिया, नो नीड टू फाइंड। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑल मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन Z10। वो अभी हमने ये प्रॉब्लम किया, पहले हमने यही 1, 3, 7, 9 को आइडेंटिफाई किया कि ये रिलेटिव प्राइम है और फिर इनको टेस्ट किया और इनके पेयर ढूंढे। ये अभी हमने काम कर लिया है, ये किया है। ये सारे पेयर है 1, 1, 3, 7 और 9, 9। अच्छा, फिर है ऑल द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन Z11। इसके देखें, इसमें 0 से 10 तक के नंबर हैं और इनके हम अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ढूंढना शुरू करते हैं तो हमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज मिलती है। 1 का भी है, 2 का भी है, 3 का भी है। ईच 0 हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ 4 का लिखा नहीं है, इसलिए नहीं लिखा, ठीक है।
3 का भी है, फिर 4 का यही है 4 3, 5 का भी है, 6 का भी ये वाला है 6 2, फिर 7 का भी है, 8 का भी है, 9 का भी है और 10 का भी है। तो हम इस सेट में देख रहे हैं कि Z11 के सेट में हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अभी हमने कुछ देर पहले कहा था कि एडिटिव इनवर्स तो हर नंबर के होते हैं, मगर अक्सर हमने देखा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेट में हर नंबर के नहीं होते, कुछ के होते हैं कुछ के नहीं होते। अब हमें एक ऐसा सेट नजर आया जिसमें हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था, और ये वो सेट है कि जिसका ये n जो है ये एक प्राइम नंबर है। तो अब हमें एक और मालूम हुई बात कि अगर n Zn में अगर n प्राइम नंबर हो, नेचुरली वो n रिलेटिव प्राइम होगा, तो अगर ये प्राइम नंबर हो तो फिर हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये एक और नई बात हमें मिल गई। अदरवाइज अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो फिर हर नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें नहीं मिलेगा, कुछ के मिलेंगे कुछ के नहीं मिलेंगे। अब हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को अभी तक पहले ब्रूट फोर्स से तमाम नंबर ट्राई किए, फिर हमने रिलेटिव प्राइम वाले असूल से नंबरों की तादाद कुछ कम कर ली और फिर ब्रूट फोर्स अप्लाई किया, यानी बारी बारी उन्हें ट्राई किया और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाले। हमने ये काम किया। अब हम एक और क्लेवर टेक्निक सीखना चाहते हैं कि यार हम ट्राई सारे नंबरों से करने की हमें जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर ले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बजाय इसके कि बारी बारी सारे नंबर ट्राई करें या उसका एक सबसेट ट्राई करें। हम कोई तरीका ऐसा निकालें कि हम एक कैलकुलेशन करें और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का आंसर आ जाए, क्योंकि हमारे लिए वो लेबर थी कि यू हैव टू ट्राई मैनी नंबर्स। यहाँ हम कई नंबर ट्राई कर रहे थे ना, पहले तो हम सारे ही Z10 में तमाम नंबर ट्राई करते थे 1 से 9 तक। फिर हमने इस पे प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट निकाला, तो हमने कहा अच्छा कम नंबरों को बारी बारी ट्राई करते हैं। अब हम कह रहे हैं यार हम डायरेक्टली कैलकुलेट करें और आंसर आ जाए। अब हम और बेहतर तरीके की तरफ जा रहे हैं, वो ये है पहले उसकी रीजन, मैथमेटिकल रीजन कि वो क्या तरीका हो सकता है। वो तरीका ये है कि हमने ये फॉर्मूला पहले भी देखा है कि GCD ऑफ एनी टू नंबर्स इज इक्वल टू ये S and T, जो एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम में S and T होते हैं, उनके साथ ये नंबर GCD के A और B को मल्टीप्लाई करें तो ये आपस में बराबर होता है। ये हम पहले रूल सीख चुके हैं। अगर इसमें A जो है ये हम कहें मॉड्यूलस के बराबर है, अगर कोई नंबर इसमें A को हम कह दें इक्वल टू n, तो इस फार्मूले में जहां जहां A है वहां n लिख दें, यहां n लिख दिया, यहां n लिख दिया। अब ये फार्मूला ये बन गया, क्योंकि A की कोई भी वैल्यू हो सकती थी। हमने कहा चलो सपोज A की वैल्यू n है, फिर क्या होगा, तो ये फार्मूला ये बन गया। अब हम उसके बाद इस फार्मूले में कहते हैं कि अगर ये GCD ऑफ n and B 1 हो, अगर GCD अब इन दोनों नंबर का 1 हो तो फिर क्या होगा, यहां 1 लिख देंगे और ये n इंटू एस प्लस बी इंटू टी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ऑलराइट, अब अगर हम मॉड n लें इस पूरे उसका, इधर मॉड n लेंगे n मॉड n, ये 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म गायब हो जाएगी, ये रह जाएगी b इंटू टी इज इक्वल टू 1 मॉड n, ये सिर्फ रह जाएगा। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अगर b एक नंबर था, ये a और b ये दो नंबर थे हमारे पास, तो b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स t होगा अगर GCD 1 है। अगर GCD ऑफ A एंड B इज 1 तो फिर B का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स T होगा। ये हमने एक सिंपल फॉर्मूले को इस शक्ल में लाके ये रूल बनाया है कि भाई हाउ कैन वी फाइंड डायरेक्टली मल्टीप्लिकेटिव। अगर हमारे पास एक नंबर, दो नंबर हैं A B,
और हमें b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मॉड n है, b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, तो हम एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम इस्तेमाल करें और उसमें t की वैल्यू फाइंड करें उस वक्त जब GCD 1 आ जाए। ये हमारा रूल बन गया कि हाउ कैन वी कंप्यूट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, यहां पर आ गए। अब हम कंप्यूटेशन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे इस असूल से। हमने एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम पहले ही सीखा हुआ था। अब आपको मैंने कहा ऑलराइट, इस असूल से फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 37 when it is mod 320। तो 37 वो नंबर है b जिसका मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, और 320 मॉड है n। ये काम करना, ये काम करने के लिए तरीका ये है कि एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम का मैं बेसिक यूक्लिडियन जिसमें जीसीडी निकालते हैं वो इधर बनाऊं और उसी के आगे टी की कैलकुलेशन करूं। मैंने इसमें से एस की कैलकुलेशन को निकाल दिया, उसकी मुझे जरूरत नहीं थी। तो मेरा ये एक्सटेंडेड यूक्लिडियन एल्गोरिथम विदाउट एस है, एक नॉर्मल और एक टी वाला। यह मैं सीख चुका हूं पहले। तो वो दो नंबर अगर मॉड्यूलस n है और मुझे b का मालूम करना है, तो मैं n और b को यहाँ लिखूंगा r1 और r2 की जगह, और इसकी कैलकुलेशन को करता करता एंड तक आ जाऊंगा। ये जब 0 आ जाता है तो यहाँ पर हम रुक जाते हैं। हम कहते हैं r1 इज द GCD। ये n और b का GCD जो है वो r1 है। ये हम करते हैं यूक्लिडियन में। इसी के पैरेलल में इसके Q इस्तेमाल करते वक्त ये 0 1 से T शुरू किया, उस पर भी यही काम करते हुए गए। जब ये एंड हुआ तो हमने देखा क्या ये GCD की वैल्यू 1 है। यहां देखें, क्या R1 उस वक्त 1 है GCD की वैल्यू? अगर वो 1 है तो अब जो ये T की वैल्यू है ये हमारा इनवर्स है। इस b का, इस नंबर का इनवर्स इज दिस t जो अब है। तो हम ये कैलकुलेशन करेंगे और अगर इधर GCD 1 निकले तो हम कहेंगे इधर जो t है वो हमारा इनवर्स है। इस b का इनवर्स ये है। ये एक कैलकुलेशन से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड किया जा सकता है। ये वाली बात अगर एल्गोरिथम में लिखें तो हमें पहले से लिखना आता है। हमें पता है कि ये है कि पहले शुरू में n और b लो और उधर 0 और 1 लो और फिर ये लूप चलाओ। इसमें q पहले मालूम करो, उस q की मदद से rb भी निकल आएगा और उस q की मदद से t भी निकल आएगा। और फिर हम वो स्वैप करेंगे, वैल्यूज को शिफ्ट करेंगे और ये लूप चलता रहेगा। और जब R2 0 होता है तो फिर हम इस लूप से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि क्या उस वक्त R1 की वैल्यू 1 है। अगर वो 1 है तो हम कहते हैं ओ B का इनवर्स जो है वो T1 है। ये हमारा एल्गोरिथम है, ये हमारा प्रोसेस है। तो इस मेथड से हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मैंने आपसे कहा कि आपका सेट है Z26, ये जरा बड़ा, n की वैल्यू बड़ी है। ये हमारे जो अल्फाबेट का सेट होता है, हमारे अल्फाबेट A to Z जो है वो 26 होते हैं। उनका Z, उन पर कोई काम हमें करना हो तो हम कहेंगे ये सेट 26 है, नंबर 0 से लेकर 25 तक। इसके अंदर इस सेट में मैं कह रहा हूं ओके फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 11। ठीक है। अब अगर आप पिछले मेथड से करोगे तो आप 11 को तमाम नंबरों के अगेंस्ट आपको ट्राई करना पड़ेगा। 11 into 1, 11 into 2, 11 into 3, 11 into 4, और वो उसको हम ट्राई करेंगे और फिर
जो आंसर आएगा उसको 26 से डिवाइड करेंगे और अगर वो 1 हो जाता है तो हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेटिव यूनिवर्स है। ओके, लेकिन हम कह रहे हैं नहीं यार, हम इतनी लेबर की बजाय कोई डायरेक्ट मेथड चाहते हैं और वो ये है एक्सटेंडेड यूक्लिड एल्गोरिथम जो अभी हमने सीखा। हम कहते हैं कि हमें 11 का चाहिए और हमारा मॉड 26 है, तो हम पहले R1 और R2 के नीचे 26 जो मॉड है और 11 जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स चाहिए, ये दो लिखेंगे। यहाँ ये यूक्लिडियन हम चलाएंगे और इधर ये टी पर यूक्लिडियन चलाएंगे। क्यों हम इसका इस्तेमाल करेंगे? तो हमारी ये कैलकुलेशन जो हम पीछे सीख चुके हैं वो चलती जाएगी हत्ता के आखिर में ये R2 0 होता है। उस वक्त जो ये आंसर है वो GCD है। ये GCD क्योंकि 1 है इसलिए इस वक्त जो आपका t का वैल्यू है वो आंसर है। ये t की वैल्यू -7, दिस इज द आंसर। हमारा 11 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज -7। मैंने आपको बताया था वी डोंट लाइक माइनस नंबर, तो इस माइनस को अगर मॉड 11 है तो माइनस को हम 11 में ऐड करेंगे। सॉरी, मॉड जो है वो 26 है, तो इस 7 को -7 को 26 में ऐड करेंगे तो 19 आ जाएगा। तो हम कह रहे हैं हमारा 19 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और आप चेक कर सकते हो कि 19 और 11 को आप अगर मल्टीप्लाई करें और उसका मॉड 26 लें तो आपको आंसर 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमने एक डायरेक्ट तरीके से मॉड निकालने का तरीका सीख लिया। ये आपको बहुत हर जगह इस्तेमाल होना है, इसलिए हम इसके ऊपर ये मेहनत कर रहे हैं। इसी तरह ये एक और सवाल मैंने आपको दिया कि 12 का मालूम करो इन Z26। ये थोड़े से स्टेप्स में ये 0 आ गया, लेकिन GCD इज 2, इसलिए हम कहेंगे ओ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। अब हम इसको नहीं देखेंगे, हम कहेंगे नहीं है। और अगर हम और ज्यादा स्मार्ट हैं तो हम हमेशा सवाल शुरू करने से पहले ही ये देख लेंगे कि ये 12 जो है क्या इसका रिलेटिव प्राइम है n का। इट इज नॉट, तो हम काम ही शुरू नहीं करेंगे, हम क्या ये मल्टीप्लिकेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इवन दिस स्मार्ट मेथड की हमें जरूरत नहीं है। ये एक टेबल हम बना रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि हम एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सारे नंबरों के कैलकुलेट करके लिखें। यानी अगर हमारा सेट Z10 था और हम कहते हैं हम तमाम इसके वो लिखें, तो हम ये एक टेबल बनाएंगे। इधर 0 से 9 तक नंबर है, इधर भी 0 से 9। तो हम कहते हैं इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, ये इसका एडिटिव इनवर्स ये है क्योंकि आंसर 0 आता है। इसका एडिटिव इनवर्स 1 का ये है 9 है, तो इसका आंसर 0 आता है। 2 का 8 है, आंसर 0 आता है। 3 का 7 है। ये ब्लैक में जो 0 शो हो रहे हैं ये बता रहे हैं कि इसका क्या एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हम Z10 में देखेंगे ये टेबल, तो हम देखेंगे कि 1 का एग्जिस्ट करता है, वो 1 है क्योंकि आंसर 1 आ रहा है। 2 का एग्जिस्ट नहीं करता, 3 का एग्जिस्ट करता है, 7 है, आंसर 1 आ रहा है। बाकी 4, 5, 6 का एग्जिस्ट नहीं करता। 7 का एग्जिस्ट करता है जो कि 3 है, ये 8 का नहीं है। 9 का एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो 9 है और वो ये। तो ये एक पूरी टेबल आप पहले बना भी सकते हैं और आपके पास हो सकती है और आप वहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तमाम पिक्टोरियल ही दिखा दिया। अच्छा, अब इसमें ये मैं आपको सिर्फ ये कंक्लूडिंग बात हम यहाँ कर लेते हैं इधर से। इसको हम अपने सिर्फ अब नेक्स्ट लेक्चर से इसको लिंक कर रहे हैं, जो हमने ये काम किया है उसकी मोटिवेशन।
All right. Probably it's not, it's slow and not opening. But we had finished, आपको बताना ये था कि we have finished the mathematics for symmetric key cryptography जो हमने अभी तक हमें ज़रूरत थी. अब हम अगले लेक्चर में we will start with the algorithms, symmetric key cryptography algorithms. तो मैं उसका खाली आपको मॉडल दिखाना चाहता था, लेकिन अब हम वो नेक्स्ट लेक्चर में ही देखेंगे कि अब हाउ टू यूज दिस मैथमेटिक्स. हमने कोई एक्स्ट्रा मैथमेटिक्स नहीं किया. अब जो हमें इन एल्गोरिदम में जो सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी के एल्गोरिदम्स हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, इसमें जो उसको करेंगे और उसमें देखेंगे ये मैथ्स उसमें कैसे इस्तेमाल होता है, और वी विल डू द एल्गोरिदम. सो आवर नेक्स्ट लेक्चर इज ऑन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम. And maths up till now जितना चाहिए था that we have covered. Please revise it and be ready because it will be used in those algorithms, which are cryptographic algorithms for symmetric key cryptography. Okay? All right. Any questions? If you have any questions, please ask. Else, we say. सर जी जी. अपलोड कर दें. हाँ, अपलोड. सेम क्वेश्चन सर. कौन सा क्वेश्चन? अच्छा, अपलोड कर दें. सर यही कि लेक्चर अपलोड कर दें. तीसरा वीक स्टार्ट है, अभी तक कोई लेक्चर नहीं आया. फिर मिड आ जाने वो अचानक अब लेक्चर अपलोड हो जाते तो वो फिर कवर नहीं हो पाता. ओके, होल्ड ऑन. ओ भाई, हर लेक्चर अप टिल नाउ जो हमारा हुआ है, हर कोर्स में पीडीसी से लेकर और इन ईच कोर्स हमारे सारे लेक्चर गूगल क्लासरूम में ये स्लाइड्स अपलोडेड हैं, लेटेस्ट लेक्चर तक सारी. प्लीज लुक एट दैट. गूगल क्लासरूम में हमारे तमाम पीडीसी और तमाम सीएनएस के लेक्चर टिल दिस डेट अपलोडेड हैं. प्लीज लुक एट दैट एंड बेनिफिट. लेक्चर की बात कर रहे हैं जी सर, रिकॉर्डेड लेक्चर की. अच्छा, ये ठीक है. रिकॉर्डेड लेक्चर में वो हमारे लैब इंजीनियर करते हैं. ही मे बी लैगिंग इन दैट, वो मैं उनको कह दूंगा और वो अपडेट कर देंगे. मगर एज फार एज दिस आवर लेक्चर स्लाइड्स आर कंसर्न, मैं हर लेक्चर की अपलोड कर चुका हूं. उसको तो आप बेनिफिट करो. बुक है, ये लेक्चर स्लाइड्स हैं, ये दो मेजर आपके सोर्स हैं. इन एडिशन अगर कोई चीज मिस हो गई है, कोई लेक्चर, तो उसमें आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी. जो हम YouTube पे लेक्चर अपलोड करते हैं उसमें मैं बता देता हूँ लैब इंजीनियर को कि वो थोड़े और ज़्यादा अपडेट रखें. और उसको अभी तक कितने उसमें अपलोड हुए हैं बताइए, उनमें कितने लेक्चर्स अपलोड हुए? सर वीडियो लेक्चर अपलोड नहीं हुए सर. कोई यही भी हुआ है लैब के किए हैं. बाकी ये जो क्लास के हैं ये लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं हुए, इसलिए सर कह रहे हैं. ओके, चले मैं ये अपलोड भी उनसे करवा देता हूँ. ओके, अगर बिल्कुल नहीं हुए, ये थोड़ा सा ज्यादा है. नॉर्मली वो एक आध दिन के 2 दिन के गैप से कर रहे होते हैं, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं हुए तो वी विल करेक्ट दैट. दैट इज ओनली फॉर यूट्यूब लेक्चर. ओके जी सर, उन्होंने आपने जो लैब की. अच्छा, ठीक जी है सर, ये क्योंकि नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है ना, ये इशू है. बाकी स्लाइड्स तो कोई इशू नहीं. ठीक है, मैं उन्हें यूट्यूब लेक्चर्स ऑफ दिस क्लास भी अपलोड का बता दूं. ओके, ऑलराइट. अल्लाह हाफिज. ओके सर, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.